केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और प्रमुख आयोजनों में वंदे मातरम का गायन वादन अनिवार्य होगा। निर्देश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इसके दौरान सभी लोगों को सम्मान में खड़ा होना होगा, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रगान जन गण मन के समय किया जाता है। केंद्र के इस फैसले के बाद अब राज्यों में इसके क्रियान्वयन को लेकर तैयारी के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अब मदरसों समेत हर संस्था और स्कूल में वंदे मातरम का गायन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर नागरिक को राष्ट्र के कानून का पालन करना होगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा करार दिया, तो वहीं बीजेपी सरकार ने इसे राष्ट्र सम्मान से जुड़ा फैसला बताया। वंदे मातरम पर केंद्र का सख्त प्रोटोकॉल, सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य होगा वंदे मातरम, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में भी आदेश लागू, महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों में बजाया जाएगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान की तरह सम्मान का प्रोटोकॉल लागू, निर्देशों के पालन के लिए राज्यों को भेजी गाइडलाइन। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान, मध्य प्रदेश के मदरसों में भी गूंजेगा वंदे मातरम, गृह मंत्रालय के आदेश का होगा पालन, कानून सबके लिए समान, राष्ट्र सम्मान से जुड़ा सरकार का फैसला। नहीं, स्वाभाविक रूप से ये हिंदुस्तान, भारत जो है हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर जो रहता है, प्रजातंत्र में हर कानून हर एक के लिए बंधनकारी है। जो राष्ट्र का नागरिक है वो राष्ट्र के कानून मानेगा। तो वरिष्ठ नेता है, उनको समझना चाहिए कि आज़ादी का ठेका केवल उनका नहीं था। आज़ादी में जिन रणबांकुरों ने भाग लिया है वो किसी एक दल के सील सिक्के के मोहताज नहीं थे। वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत इस देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे आंदोलित भाव से उन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। केंद्र सरकार के वंदे मातरम संबंधी नए दिशा निर्देशों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान सभी करते हैं, लेकिन इसे अनिवार्यता और आदेश के जरिए लागू करना उचित नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे आज वंदे मातरम का महत्व बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि वंदे मातरम हमेशा से कार्यक्रमों का हिस्सा रहा है। शर्मा ने कहा कि ये फैसला केवल दिखावा है। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, देश का कोई कार्यक्रम हो, इन सब में वंदे मातरम हमेशा बजा गया, कभी उसमें कोताही नहीं करती गई। अब तो जिससे राजनीति करते हैं लोग मदरसे, वहाँ तक बचते हैं। तो ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। वंदे मातरम का गाने का दर्द तुम क्या जानो, ये आजादी की लड़ाई का संगनाद है। कुल मिलाकर वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सरकार इसे राष्ट्रभक्ति का सवाल बता रही है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक कदम करार दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा प्रशासनिक स्तर तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में सियासत को और गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वंदे मातरम पर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और प्रमुख आयोजनों में वंदे मातरम का गायन और वादन अनिवार्य होगा। और निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके दौरान सभी लोगों को सम्मान में खड़ा होना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रगान जन गण मन के समय किया जाता है। केंद्र के इस फैसले के बाद अब राज्यों में इसके क्रियान्वयन को लेकर के तैयारी के साथ साथ अब सियासत भी शुरू हो गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। वंदे मातरम की अनिवार्यता के क्या है मायने? क्या यह राष्ट्रीय सम्मान को मजबूत करने की पहल है?
राष्ट्रगीत पर राजनीति कितनी जायज? कांग्रेस क्यों बता रही इसे सियासी एजेंडा? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका भी। तो शुरुआत मैं प्रकाश जी आपसे करना चाहूँगा। प्रकाश जी, वंदे मातरम पर जो सियासत हो रही है वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये चीज़ हमने देखी है कि वंदे मातरम को लेकर के ऐसा पहले भी हुआ है कि इसको अनिवार्य करने के लिए की बात हुई, लेकिन बात आई गई हो गई। और जो बात कांग्रेस कह रही है कि भाई एक तरीके से थोपने जैसी बात है कि भाई थोपा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, संविधान निर्माताओं ने इसको एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसे कर दिया। पंथ निरपेक्ष सिर्फ प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है, उसके यदि आप फंडामेंटल राइट्स पूरे उसके अनुच्छेद संविधान का अवलोकन करेंगे तो उसका मूल स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रखा गया था। तो संभवतः उस समय इसको एक अनिवार्य अंग नहीं बनाया गया था, जबकि आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण एक मंत्र था, आज़ादी का मंत्र था। लेकिन जब ये लिखा गया था, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो तब वो अंग्रेजों की नौकरी करते थे। और उस समय उन्होंने यदि आप वो आनंद मठ को पढ़ेंगे तो उसमें भी म्लेच्छ शब्द का उपयोग किया था। तो वो एक टारगेटेड बातें थी, इसलिए संभवतः उसका विरोध रहा होगा मुस्लिम समुदाय की तरफ से। अब यहाँ आता है कि आपकी मान्यताएं क्या हैं। क्या कोई नास्तिक व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं हो सकता क्या? या ये धार्मिक स्वरूप देने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ यदि हम हिंदू धर्म में ही देखें तो सनातन के साथ एक आर्य समाज है, वो मूर्ति पूजा, तस्वीरों पे यकीन नहीं करता। ये धर्म के अंदर ही है। तो क्या है कि एक इसलिए इसको कंपलसरी नहीं किया गया था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में इसको माने, और इन चीज़ों इसके बदले में जनगण मन को लाया गया था। अब चलिए, आप वंदे मातरम कर लीजिए। इस देश की समस्याएं दूसरी हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। आप करिए, लोग स्वेच्छा से गाते हैं, मैं तो गाता हूं। और कई बीच में इस बात पे बीजेपी जो राष्ट्रवाद का जिम्मा लिए लोग हैं, उनसे कुछ पत्रकारों ने गवाया। आपको ऑनलाइन के ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, उनको वंदे मातरम की 2 लाइनें नहीं गा पाए थे वो लोग। तो ये एक विवाद के रूप में क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या सरकार के पास और कोई दूसरे काम नहीं है? फिर आप उसके शब्दों को पढ़िए। आप सिंबल के पीछे पूरे जनता को भावनात्मक रूप से लाना चाह रहे हैं। क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? आप उस गीत को समझ पाए हैं क्या? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम, उसमें पवित्र नदियां हो, स्वच्छ वायु हो। आज हमारे को जो आप दावोस में बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए सब गए थे, वहाँ जो गीता जो नाम भूला उसका, वो है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा था, गीता स्वामीनाथन ने साफ कहा था कि हमारे पर्यावरण की इतनी बुरी हालत है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? हम उसके बजाय इन सिंबल के पीछे जनता को की भावना को दोहन करना चाह रहे हैं। हमें वंदे मातरम को जीवित करना है, वो गाने से नहीं होगा। आप नदियों को साफ करिए, आप जो प्रदूषण फैला हुआ है दुनिया में उसको साफ, सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, रोजगार क्रिएट करे। वंदे मातरम दिल से निकलना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। लोग स्वेच्छा से उसे गाएं, ये मेरा मानना। ठीक, राजपाल जी क्या कहेंगे प्रकाश जी की बात पर? लोग स्वेच्छा से गाएं, भाई ये थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? प्रकाश जी का अपना एक मत है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस विषय को लेकर इस प्रकार की बात रखती है कि 150 वर्ष हुए हैं वंदे मातरम के लेखन के बाद में। 1875 में जब पहली बार लिखा गया और फिर 1950 में जब संविधान सभा ने इसको इस प्रकार से जब देश के अंदर लागू करने का काम किया, तो 150वीं वर्षगांठ जब हम देश आज मना रहे हैं वंदे मातरम की, तो ऐसे में फिर किस प्रकार से वंदे मातरम को लेकर एक आचार संहिता बनी जाए, किस प्रकार से उसको लेकर अनिवार्यता की जाए, उसको लेके स्वाभाविक तौर पर 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर ही हुआ है। मैं समझता हूँ कि वंदे मातरम कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का एक परिचायक है, और स्वाभाविक तौर पर 3 मिनट 10 सेकंड का ये जो 6 छंद वाला वंदे मातरम का गान है, जिसको कि हम समय समय पर गाते हैं, शासकीय कार्यक्रमों में भी गाते हैं,
भारतीय जनता पार्टी की बैठक पे तो लगभग हर बैठक का समापन इस पूरे 3 मिनट के गान के शुभारंभ 3 मिनट के गान के साथ ही होता है। 3 मिनट 10 सेकंड के 6 छंद वाले गान के साथ ही होता है। हम सब गाते हैं, पर गाने के साथ साथ में इसकी अनिवार्यता हो जाए तो उसको लेके भी मैं समझता हूँ कि इसका कोई उजला पहलू ही है, कोई इससे कहीं कोई किसी की भावना आहत हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई इससे कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट भी सामने आएगा, तो उसका निवारण भी करने का काम हम करेंगे, सरकार में है तो जिनको तकलीफ है वो तकलीफ भी उनकी दूर करने का काम होगा। अब कांग्रेस कह रही थी कि भाई ये क्या समझेंगे, ये क्या जानेंगे। अभी पीसी शर्मा साहब को सुन रहा था कि हमारी हर बैठक में हम बजाते हैं, तो वो बजाते हैं वंदे मातरम को, हम गाते हैं। गाना और बजाने में बहुत बड़ा अंतर है। बजाना मतलब किसी प्लेयर लगा दिया आपने और सुन लिया, और एक पूरी उसकी आचार संहिता का पालन करके उसको गाना, गाते हुए उसको आत्मसात करना, मैं समझता हूँ अच्छी बात। और जहां तक पर्यावरण और तमाम विषयों को आपने छूने का कोशिश की है, ये समस्या अपनी जगह है। आज देश के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण की समस्या नहीं है, कि प्रदूषण मुक्त हमने कर दिया है, कि प्रदूषण मुक्त मिला था और हमने प्रदूषित कर दिया है। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि शौचालय के लिए भी देश की जनता को 70 साल इस बात का इंतजार करना पड़ा कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार आए और उसके शौचालय की व्यवस्था गांव के अंदर ओडीएफ के तहत कर सके, स्वच्छ भारत मिशन के। तो धीरे धीरे होते होते सब चीजें हो रही है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने जो बात कही, उन बातों की ओर भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। चूंकि विषय अंतर हो जाएगा, उस विषय में भी जाएंगे हम तो, परंतु मैं अभी ये बात सिर्फ वंदे मातरम पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि यह आजादी का गीत है। पूरे देश में नहीं, कई सारे हमारे पास उदाहरण ऐसे कि विदेश में भी इसका उच्चारण किया गया है। अगर आप अनुमति दें मुझे तो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ मेरे पास जानकारी है कि 1907 में जब मैडम भिकाजी कामा ने स्टटगार्ट बर्लिन में पहली बार भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया और झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसके बाद में 17 अगस्त 1909 को जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने के पहले आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। अगर हम बात करें 1909 में पेरिस में भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा में वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अक्टूबर 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका स्वागत वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोगों ने बड़े जुलूस के रूप में किया था। तो ये वंदे मातरम तो प्राण है हमारे। और विश्व के अंदर जब कहीं भी किसी भी कंट्री में वंदे मातरम बोला जाता है तो फिर भारत का ही मस्तक वहां पर दिखता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई राजनीति का विषय ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया का विषय ही नहीं है। बहुत पहले ही अनिवार्यता होना चाहिए थी, पर जब जागे जब सवेरा 150वीं वर्षगांठ के वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जो आदेश आया है, ये स्वागत योग्य है। आप हम सब इसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको वंदे मातरम का महत्व भी समझ में आएगा। वंदे मातरम जब वो गाएगा तो फिर वो प्रदूषण मुक्त भारत भी बनाएगा, वो सुजलाम सुफलाम भी करेगा। फिर उसका हाथ कांपेगा जब वो नदी के अंदर कोई कचरा फेंकेगा, क्यों? क्योंकि वंदे मातरम गाएगा। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, रचनात्मक है, होना चाहिए। इससे नुकसान तो कुछ है नहीं, इसका कोई नुकसान है ना साइड इफेक्ट है। अब कांग्रेस को कुछ घबराहट है वोट वोट की और तो वो उनका विषय वो जाने, पर भारतीय जनता पार्टी को उसको लेकर कई घबराहट नहीं। चलिए ठीक है। सूर्यकांत जी, जो बात राजपाल जी ने कही कि भाई ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, अब इसको आप ऐसे देखिए कि भाई कुछ भी अगर इस तरह का होता है, जैसे अभी तक इस बारे में ऐसा कुछ नहीं था, अभी अचानक से ये हो गया कि नहीं भैया वंदे मातरम भी अनिवार्य कर दिया। मतलब बीजेपी जो कर रही है उस पर राजनीति मत कीजिए, उस पर सवाल भी मत उठाइए, बस उसको चुपचाप मान लीजिए और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या ऐसा है क्या सूर्यकांत जी? ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज़ करती है तो विपक्ष का दायित्व है कि वो उस पर सकारात्मक टिप्पणी भी करे और जहां उसमें खामियां हैं उन्हें प्रमुखता से उठाए और सरकार को मजबूर करे कि वो खामियां दूर करने के लिए सरकार बाध्य हो। लेकिन जब राष्ट्र भावना वाली बात आती है, राष्ट्र से जुड़ी कोई चीज़ें आती हैं, तब मुझे लगता है कि उन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे आप देख लें ऑपरेशन सिंदूर हो या और अन्य इस तरह के मामलों, इन सारे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष, विपक्ष
और राष्ट्र की जनता को एक साथ खड़े हुए दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि राष्ट्रगीत वो गीत है जिसका नारा लगाते हुए या जिसको गाते हुए हमारे देश के बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है देश की आज़ादी के लिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिसोदिया जी ने भी बताया है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं कि जिन्होंने वंदे मातरम गाया और खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। तो मुझे लगता है कि उससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, खासतौर पर युवाओं को स्कूल में जब उसे अनिवार्य किया गया है तो बच्चों के मन में उस गीत के प्रति जिज्ञासा जागृत होगी और उनके मन में एक राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक जागृत होगी और उससे कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति युवाओं के बीच में, आम जनता के बीच में और तमाम सरकारी आयोजनों में लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा। तो उससे कोई नुकसान होने वाला तो है नहीं, बल्कि आपके मन में राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना जागृत होगी तो उसका कहीं ना कहीं देश को फायदा मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि सरकार ने खाली वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं करना चाहिए था। सरकार को चाहिए, जैसे अन्य देशों में, खासतौर पर इजराइल को ही ले लें आप, इजराइल जैसी एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि कक्षा 12वीं तक जो छात्र रहेगा उसके बाद या नौकरी में जो आएगा उसके लिए 3 साल या 5 साल की सेना की जो ट्रेनिंग है वो लेना अनिवार्य होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी सरकार को उठाना चाहिए। और प्रकाश जी की बात से निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ, असहमत नहीं हूँ। सरकार को पर्यावरण, प्रदूषण, इन सारी मुद्दों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर प्रदूषण के मामले में तो सरकार की लापरवाही साफ साफ नज़र आती है। कई बार आपने देखा होगा न्यायालयों को निर्देश देने पड़ रहे हैं और उसमें भी सरकारी जो तंत्र है वो तंत्र लगातार लापरवाही बरतता है, कार्रवाई नहीं करता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल है। भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट में जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, उसके तमाम चारों तरफ आप देख लें कितने अतिक्रमण है। प्रभावशाली लोगों के भी हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रमुख लोग हैं उनके भी हैं, रसूखदार लोगों के भी हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इन सारे मुद्दों पर भी सरकार को मुझे लगता है उतनी प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए जिससे कि न्यायालय को ना तो बार बार निर्देश देने पड़े और आम आदमी का जो जीवन खतरे में पड़ रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर, तो उन सारी चीज़ों का भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान तो देना ही चाहिए और वो तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसकी परिणति आने वाले समय में बहुत भयावह हो सकती है। चलिए प्रकाश जी, देखिए बहुत बड़ी अच्छी बात कही सूर्यकांत जी ने और राजपाल जी ने भी कि जो कहा ना कि 12वीं तक के बच्चों को ये होना चाहिए कि भाई वंदे मातरम आप गा रहे हो ठीक है, लेकिन वंदे मातरम का अर्थ क्या है, उस अर्थ को भी तो समझें। ये कहा जाता है ना कि गीता और कुरान को लेकर के जो लोग लड़ते हैं वो लड़ते हैं जिन्होंने कभी गीता और कुरान पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर कोई गीता और कुरान को पढ़ ले, उसके अर्थ को समझ ले, तो वो क्यों लड़ेगा, क्यों भाई? बिल्कुल, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं इसके समर्थन में, विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी आड़ में सरकार को नहीं छिपने देना चाहता एक पत्रकार के नाते। आप ये बताइए, इसको पहले इसके 3 स्टेंजा तो गा नहीं पाते थे। जो मैं पुराने वीडियोस की, आप बीजेपी के नेताओं की बात कर लेना जी, वो 2 लाइन नहीं गा पा रहे थे। ये 6 स्टेंजा क्यों लिए गए हैं? सम्मान तो 3 शब्दों में, 3 स्टेंजा में भी हो सकता था। इसमें एक दिया, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि ताम नमामि कमलाम अमलाम। मतलब तो तुम ही दुर्गा, मतलब आपने देवी इसमें स्टैंडर्ड में आती है। तो जिसमें हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वो धार्मिक, यहां पर धार्मिक भाव आ गया, यहां राष्ट्र नहीं आ गया। राष्ट्र नागरिकों से बनता है। आप यदि नागरिकों की भावना आप लो ना, इसमें 3 स्टेंजे ले लीजिए। पर मेरा मतलब है इसके पीछे की राजनीति की तरफ में इशारा करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां आज आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के लिए एक तमाशा चालू हो गया। बाबरी मस्जिद वो है ही नहीं, पर वहां पर चालू हो गया। तो पोलराइजेशन करने का खेल है। इसके बीच में आम नागरिक पिसेगा जो देश से प्रेम करता है, उसको देश प्रेम जताने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि बच्चे समझेंगे इसके अर्थ को, सरकार इसके अर्थ को समझती है। सरकार पता है कितने पहाड़ गायब हो चुके हैं देश में, कितने माइनिंग के नाम से कितने जंगल कटवा दिए गए हैं कारपोरेट को दे के, हजारों एकड़ जंगल कटवा दिए गए जो मलेज शीतलाम दे सकते थे, है ना। आज रेत माफिया आप देखिए खत्म हुआ क्या इतने सालों की सरकार में? कई खबरें, एक खबरें में तो 500 राउंड फायरिंग की, कलेक्टर एसपी भाग रहे हैं। आप उन नदियों की सुरक्षा, जो वंदे मातरम मूल अर्थ है वंदे मातरम,
आप उस वंदे मातरम का अर्थ समझ पा रहे हैं क्या? आप पहले सरकार को वंदे मातरम का अर्थ समझने की जरूरत है। पहले अर्थ समझिए, फिर चालू करिए। सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, पर नदियों, देखिए राष्ट्र और देश में एक बारीक सा अंतर है। देश में नागरिक होते हैं, उसकी जलवायु, उसके जो स्थल होते हैं, नदियां, तालाब, पहाड़ी सब होते हैं। सबसे अच्छा मैं खुद तारीफ करूंगा हमारी राष्ट्रपति महोदया जी के। उन्होंने पर्यावरण, आप बीजेपी वालों को उनका स्पीच सुनना चाहिए, पर्यावरण दिवस पे उन्होंने दी थी। वो बोलती हैं कि मेरे पिता जब गेती फावड़ा चलाते थे तो जमीन को नमन करते थे, पेड़ काटते थे तो उससे पहले क्षमा मांगते थे, उससे माफी मांगते थे, क्योंकि वो जमीन के अंदर ये जो जब जंगल काटे जाते हैं उनका दर्द है उसमें छिपा हुआ एक आदिवासी राष्ट्रपति होने का, कि जब ये खुदाई होती है, जब ये पहाड़ काटे, बोले उन्होंने ये जिक्र किया है कि छोटे छोटे पहाड़ गायब हैं, जो चीज हम बना नहीं सकते उनको नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो पहले सरकार को इसका अर्थ समझना चाहिए और अपनी राष्ट्रपति महोदया से समझना चाहिए। और हमारे मन में तो सम्मान है और किसी नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर पहले सरकार इस वंदे मातरम का खुद अर्थ समझे। ठीक है, राजपाल जी क्या कहेंगे? समझा होगा कुछ जब भी इस प्रकार का निर्णय करा होगा, फिर भी आपने अच्छा सुझाव दिया है। अर्थ भी उसका बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, उसके छुपे हुए भाव को समझाना चाहिए, क्यों इस प्रकार की बातें आई है, उसके अंदर क्यों वो शब्द आए, उन शब्दों का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में क्या महत्व है, राष्ट्र जीवन में क्या महत्व है, समाज जीवन में क्या महत्व है। निश्चित तौर पर ये सब चीजें भी आगे जब इसकी अनिवार्यता होगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय प्रकाश जी को कि उस दिशा में भी सरकार भी काम करेगी और विभिन्न जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वो संस्थान भी काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि जब गाएंगे तो फिर समझने की भी बात आएगी, और समझने की बात आएगी तो फिर आत्मसात करने की भी बात आएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जब हम आत्मसात करेंगे तो फिर राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाने का प्रयास होगा, एक पीढ़ी तैयार होगी। ये देखिए, आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें विरासत के रूप में दे के जाने का काम भी तो सरकारों का है, और सरकार नहीं विरासत में ये सब चीजें देगी तो कौन देगा, ये बताइए आप। निश्चित तौर पर हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत इस फैसले के पीछे भी कई विद्वानों ने और कई दौर की बैठकें हुई होगी, कई सारे विषयों पे इसको समझा होगा। ये इतना आसान नहीं है कि अपन इतना सा कह दे कि बंगाल में चुनाव है। ठीक है, बंगाल में चुनाव तो है ही से, वो पार्टी लड़ेगी और ताकत से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, क्यों नहीं वहां की अव्यवस्था से वहां की जनता को राहत दिलाना चाहिए, क्यों नहीं वहां पे जो अवैध घुसपैठ हो रही है उसको रोकने का काम हमको करना चाहिए। करेंगे, वह भी करेंगे, वह भी हमारा काम है। पर यह भी सरकार में होने के नाते हमारा काम है, वह संगठन के नाते हमारा काम है चुनाव लड़ने का। यहाँ सरकार के नाते हमारा काम है कि सरकार उन सब मान बिंदुओं को स्थापित करे। देखिए, हमारी सरकार हमारे गौरव के जो संस्थान है, गौरव के जो मान बिंदु है, उनका सबका पुनरुद्धार भी कर रहे हैं। गौरव के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना करते हुए आजादी के और जो है पूर्व के जो हमारे गुलामी के प्रतीक है, उन प्रतीकों को ठीक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं। इस देश के एक एक नागरिक को इस भारतवासी होने का गर्व कैसे हो, और उस गर्व के बीच में कहीं ना कहीं कोई बदनुमा दाग है, कोई धब्बा है, गुलामी का प्रतीक है, तो उस दाग, उस धब्बे को भी ठीक करने का काम हमारी सरकारें कर रही है। कई सारे उदाहरण हैं। निश्चित तौर पर अब नहीं सुधारेंगे तो कब सुधारेंगे। ये लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने जिस प्रकार से मानसिक रूप से गुलामी देने का काम भारतवासियों को करने का काम किया लंबे समय से, उससे निकालने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। नई शिक्षा नीति से लेकर अमूलचूल परिवर्तन जो होने का काम हो रहा है, वो उसी दिशा में हो रहा है, और हम गर्व से कह रहे हैं कि हम उसमें सफल हो रहे हैं। हमारी इन सभी नीतियों की प्रशंसा हो रही है, इन सभी नीतियों के परिणाम आने लगे हैं, तो वो परिणाम सुखद है, राष्ट्र हित में है। ठीक है राजपाल जी, ठीक है। सूर्यकांत जी, अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा, जैसे राजपाल जी जो कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को जो हम देने वाली बात वो कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा ना हो कि भाई जैसे अरावली की पहाड़ियों की बात चली, जो बात अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि अगली पीढ़ी को देने के लिए कुछ बचे ही ना, सब अभी अगर दोहन कर लेंगे। आप ही ने कहा, बड़े तालाब का उदाहरण दिया आपने कि भाई कैचमेंट एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं और जो बनते चले जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, है ना। निश्चित रूप से
इन सारी चीज़ों का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मामले में अगर दोषी है तो सरकार भी दोषी है, और सरकार का जो हाथ पैर नाक आँख कान सब होता है सरकारी मशीनरी, वो भी दोषी है। राजनीतिक दल और प्रशासनिक अमला मिलकर इनका जो गठजोड़ बना हुआ है, जब तक उस गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ऐसी सारी समस्याएं आती रहेंगी। आपने भोपाल की बात की ना, मैं भोपाल का दूसरा उदाहरण भी दे देता हूँ। मैं इस मामले में सरकार के साथ कतई नहीं खड़ा हुआ हूँ। भोपाल में न्यू मार्केट के आसपास जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है, उस स्मार्ट सिटी में कितने पेड़ काटे गए जो वर्षों पुराने थे, जो इस शहर के ऑक्सीजन देने का काम करते थे, ऑक्सीजन बैंक माने जाते थे। वहाँ पर आला अफसरों ने क्या किया, ताड़ का पेड़ लाया और लगा दिया, जिससे ना छाया मिलना है, ना फल मिलना है, ना आपको ऑक्सीजन मिलना है। और सरकार भी आंख मूंद कर उसको देखती रही और बाय बाय करती रही और अफसरों को की पीठ थपथपाती रही। तो मेरा कहना यह है कि इस मामले में सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, सरकार के साथ साथ अफसरशाही को गंभीर होना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों की परिणति कहीं ऐसी ना हो कि आम जनता सड़कों पर उतर आए और सरकार को मजबूर करे कि आपको इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। आपको मैंने भोपाल की 2 उदाहरण दिए हैं, इससे बड़े कोई उदाहरण नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही देखिए उदाहरण। भोपाल की मध्य प्रदेश में और भोपाल में वन क्षेत्र कितना कम हुआ है। सही बात। आप कहते पेड़ लगाएंगे साहब, भोपाल में कोई प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, उसके लिए आप सैकड़ों हजारों पेड़ काट रहे हो, कहाँ लगाएंगे साहब? बोले हम जाके प्रदेश के दूसरे कोने में लगाएंगे। अरे भाई, जरूरत तो यहाँ है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं लोग। बिल्कुल सही बात है भाई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंदे मातरम ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो जीवन कहाँ बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।